हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ही प्रश्न देखने को मिलता है, उसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें का एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? तो ये सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये इसका सही जवाब ये चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये चंपारण। ये जो चंपारण जो सत्याग्रह है में सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है कि ये महात्मा गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो महात्मा गांधी जी को नील कृषक राजकुमार शुक्ल शुक्ल जी के द्वारा बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा बुलाया गया था। और यह तीन कठिया तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ ये आंदोलन था। कौन से? तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ ये आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के प्रयास से इस आंदोलन को समाप्त तो कर दिया गया था। ये महात्मा गांधी के काफी प्रयासों से ये महात्मा गांधी के प्रयासों से तिनकठिया तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। तो एक और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सत्याग्रह पर पहला प्रयोग गांधी जी ने कब किया था? तो एक क्वेश्चन बनता है, सत्याग्रह पर पहला प्रयोग किस स्थान पर गांधी जी ने किया था? किस स्थान पर? तो इसका जवाब हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। चंपारण हो जाएगा, ये 1917 हो जाएगा। इसमें एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? कब लौटे? तो ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। वो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो जब चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था, तो ये महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी जो थे, ये महात्मा गांधी जी के साथ में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसमें हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना था। ये सत्याग्रह पर पहला प्रयोग जो था, सत्याग्रह पर पहला प्रयोग चंपारण हो जाएगा। लेकिन ये भूख हड़ताल को हथियार के रूप में, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है, इसी को महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल के रूप में पहली बार एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो आइए इसके बारे में कुछ तथ्य हम लोग जान लें। तो ये सबसे पहले क्यों हुआ था? तो ये मजदूर
और मजदूर और कपास वस्त्र मिल मालिकों ये कपास वस्त्र मिल मालिकों के बीच में हुआ था। तो मजदूरों का मांग क्या था? मजदूरों का मांग जो था, मजदूरों की मांग जो थी, ये 35% मजदूरी को बढ़ाना मजदूरों का मांग था। क्या था? ये 35% मजदूरी को बढ़ाना इनका मांग था। और यह हड़ताल कितने दिन चला दोस्तों? यह हड़ताल 21 दिन चला था। ये हड़ताल 21 दिन चला था और 21 दिन चलने के बाद ये हड़ताल टूट गया। 21 दिन चलने के बाद हड़ताल टूट गया और जो कपास जो कपास वस्त्र मिल मालिक थे, उन्होंने ये 35% जो मजदूरी बढ़ाने का मजदूरों की जो मांग था, उसको मान लिया था। तो इस पूरे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हड़ताल में एक और तथ्य हम लोग जान लेते हैं। इसमें ये अंबालाल साराभाई की बहन एक अनुसुईया जी जो थी, इस आंदोलन में इस आंदोलन में मुख्य सहयोगी रही थी। तो ये अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया जी इस आंदोलन की मुख्य सहयोगी रही थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय द्वारा प्राधिकार दे दिया गया कि उसको आप कैद कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम जो है, इसका सही जवाब हो गया। तो इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये महज संदेह पर गिरफ्तारी जो थी, गिरफ्तारी की जा सकती थी। संदेह पर गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसमें जब गिरफ्तार हो जाएगा कोई, तो उस पर कोई अपील या याचिका कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता था। कोर्ट में दायर नहीं नहीं किया जा सकता। इसीलिए संदेह पर गिरफ्तारी और कोई किसी भी कोर्ट में भी कोई अपील या याचिका दायर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को हम लोग काला काला कानून कहे थे। तो काला कानून इसीलिए हम लोगों ने कहा था। तो इसके विरोध में काफी जगहों पर हड़ताल हुई, आंदोलन चालू हुई। तो इसी में दो महत्वपूर्ण नेता जो पंजाब के थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये जो पंजाब के नेता थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से किया गया? तो इनको अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए, तो इन्हीं लोग की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सम्मेलन सम्मेलन किया गया था। ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जालियांवाला बाग में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। और इसी सम्मेलन पर जनरल डायर ने जनरल डायर एक ब्रिटिश
सेना अधिकारी बिना किसी चेतावनी के वो जो सम्मेलन में जो जालियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और यह दोस्तों 10 से 15 मिनट तक गोलियां चली थी। 10 से 15 मिनट तक गोलियां चली थी और ये तब तक गोलियां चली थी जब तक गोलियां खत्म न हो गई। और इसमें एक अनुमान लगाया जाता था, एक उस समय अनुमान लगाया गया कि 300 जो ऑफिशियल वहां पर जो एक रिकॉर्ड दिया गया सरकार के द्वारा, 379 लोगों की मृत्यु हुई, 379 लोगों की मृत्यु हुई और 1137 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कब हुए थे ये? 379 लोग मृत्यु और 1137 जो ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो 13 अप्रैल 1919 को इस दिन कौन सा दिन था, एक और पूछा जाता है। तो इस दिन दोस्तों बैसाखी का दिन था। बैसाखी का जो दिन था, इस दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। और अमृतसर में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो आशा करते हैं दोस्तों इतने डिटेल में समझा देने के बाद ये कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर आधारित है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रॉलेट एक्ट को ही काला कानून इन्होंने कहा था। इसमें एक और पॉइंट हम लोग छोड़ दिए। इसका एक और पॉइंट है कि जब 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस हत्याकांड के बाद डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना इनको एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की ये नाइटहुड की नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो ये नाइटहुड की जो उपाधि है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने सरकार को लौटा दी। सरकार को सरकार को लौटा दी। तो यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी। और ये काला कानून हम लोग देख ही लिए कि रॉलेट एक्ट को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था लाला लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था कि मेरे पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। और ये कब कहा था, इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये साइमन कमीशन का विरोध यहाँ पर कर रहे थे। ये जब साइमन कमीशन आया था, जब आया था 1927 में, तो उसी समय ये विरोध हो रहा था कई जगहों पर। तो उसी विरोध में लाला लाजपत जी राय के ये शरीर पर जो प्रहार किया गया था, तो वही उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। तो इसके बाद लाला लाजपत राय जी की हालांकि मृत्यु भी हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया, क्यों पारित किया गया था? तो जगह जगह पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में काफी वृद्धि आ गई थी। जगह जगह भारत की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी थे वो संगठन बना रहे थे। तो उसी में कमी लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए ही
रॉलिंग एक्ट को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रॉलिंग एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो रॉलिंग एक्ट का क्या लक्ष्य था, तो हम लोगों ने सब देख लिया था वो डिस्कशन में। तो इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये REH डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये किसने लौटा दी थी दोस्तों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सर की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भारत का वायसराय उस समय कौन थे? तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड चैमफोर्ड जो थे। ये जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को भारत का वायसराय जो था ये लॉर्ड चैमफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो ये जब जालियांवाला हत्याकांड जब हो गया था, जब जालियांवाला हत्याकांड जब हो गया था, तो उसी के बाद हत्याकांड के बाद उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये क्यों जमा हुए थे, तो इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर लिए हैं। ये जो किचलू और सत्यपाल जी को ये जो किचलू और सत्यपाल जी को बंदी बनाया गया था, इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। असहयोग आंदोलन को 1920 में 1920 में कांग्रेस के नागपुर नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। किसको? 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस का हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसमें कोर्ट, सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और क्या यहाँ पर क्या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके क्या किया गया, तो स्वदेशी वस्तुओं को जो स्वदेशी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना इस आंदोलन में एक प्रमुख लक्ष्य रहा। तब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब ये आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था, तब 1922 में यह आंदोलन काफी अपने चरम सीमा पर था। तो इसी बीच जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर गोरखपुर में जो चौरी चौरा जो जगह है, वहां पर पुलिस स्टेशन को
पुलिस स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया। क्या कर दिया? प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे, 22 पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो इतना सब होने के बाद जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ये इस आंदोलन को वापस गांधी जी के द्वारा ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 उसी डिटेल पर आधारित है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सा था? तो ये कैसरे हिंद की जो उपाधि थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में ये महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो कांग्रेस में एक अलग गुट बन गया। एक अलग गुट बन गया। उस गुट में कौन कौन से नेता थे? तो उस गुट में मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास चितरंजन दास जो थे, ये इनके जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी की स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब कब की थी? तो ये 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 को इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी से अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, दोस्तों हम कितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसके बारे में जितने फैक्ट्स बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा आप लोग को डिस्कशन करा देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग निश्चित होकर बैठिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, मेरा दावा है, वो नहीं छूटेगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमको अगला वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करते रहता है। तो इसका 18 का सही जो जवाब है वो डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये चितरंजन दास जैसे नेताओं के। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न में से किस उद्देश्य के लिए की गई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के। ये 1919 के सुधार की जो प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो सर्वप्रथम हम लोग साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये साइमन कमीशन ये कब भारत आया था? तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह नवंबर 1927 में यह भारत आया था और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1927 में की थी। नवंबर 1927 में की थी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था 1919, इसके बारे में और इसके कार्यों को जांच करने के लिए इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो इस कमीशन में जो थे वो इस कमीशन में जो थे जितने सदस्य थे वो सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे।
कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके चलते इस जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध होने लगा। तो जब विरोध हो रहा था पूरे भारत में और पूरे क्रांतिकारी जो थे इधर उधर विरोध कर रहे थे, तो इसी में शांतिपूर्ण विरोध कई जगहों पर किया जा रहा था। तो इसी में एक महत्वपूर्ण नेता थे जो ये लाला लाजपत राय जो थे, ये लाला लाजपत राय जो थे, इन्हीं पर हमला किया गया। लाला लाजपत राय जी पर हमला किया गया और इनके हमला करने के बाद इनकी हालांकि मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब हमला किया गया था तो उनके द्वारा एक स्लोगन कहा गया था, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरी पीठ पर किया जाने वाला, मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत, ये ताबूत है, ताबूत में कील साबित होगी। तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। कई बार क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन के विरोध के रूप में ये कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। ये साइमन कमीशन का जब बहिष्कार किया था उसका मुख्य कारण क्या था। तो अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा कि इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, जिसके लिए पूरे भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन एक दिया गया है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। इसका कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए भी सही है और ये इसका कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या ये करता है। इसीलिए ना एक विरोध हुआ था जी। विरोध ये इसलिए हुआ कि उसमें एक भी जो भारतीय सदस्य थे वो नहीं थे और इसीलिए इसका भारी विरोध भारत में हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में स्वीकार किया गया, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ देता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। गांधी इरविन समझौता जो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 से संबंधित है, वो किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन जो समझौता है दोस्तों, यह कौन से आंदोलन से संबंधित था। तो यह दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इससे संबंधित था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे संबंधित था। तो आइए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ जान लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें इसमें लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी मांग की गई थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया।
ठीक है। तो लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग को, ये जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप 1930 में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको प्रारंभ किया गया। तो ये 1930 में जो है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया। और इसी में कांग्रेस जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चूंकि इसका टाइम पीरियड 1930 से 1934 है, तो इसी बीच में तीन जो समझौते हुए थे, तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, इसी में हुआ था। ये जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी में हुआ था, एक 1923 में। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने समझौता किया था। किसके साथ किया था? लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये दांडी जो है, ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इस नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो नमक कानून के उल्लंघन के बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। नमक कानून आंदोलन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी 79 अनुयायी जो इनके थे, उनके साथ इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ये दांडी यात्रा की शुरुआत की। 79 अनुयायी के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसको मैं सही कर देता हूं। ये ये दांडी यात्रा की शुरुआत की। तो कब कब ये शुरुआत हुआ? 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायी के साथ। और ये कितना दूर चले थे ये लोग? तो ये लोग चले थे 241 माइल जो थे, ये लोग चले थे। और ये दांडी तट पर ये लोग कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी तट पर, इन्होंने समुद्र तट पर पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को नमक कानून को भंग कर दिया था। नमक कानून को भंग कर दिया था। तो ये दांडी यात्रा के बारे में कुछ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोगों ने तथ्यों को देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये जो साउथ में जो है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है, ये जो तंजौर है, तंजौर तट पर किसने एक अभियान संगठित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी था। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा जब चालू किए थे, जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को चालू किए थे, तो उसमें इनके साथ एक अंग्रेज जिसका नाम वेब मिलर था, यह महात्मा गांधी जी के साथ में था। तो इसका सही जवाब वेब मिलर जो हो गया, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है। ये हम लोग पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में समझ लें। ये गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1930 में हुआ। दूसरा कब हुआ? दूसरा जो हुआ 1931 में हुआ। तीसरा कब हुआ? तो तीसरा 1932 में हुआ। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट तथ्य हम लोग देखेंगे कि ये कांग्रेस के कांग्रेस से महात्मा गांधी जी ये सिर्फ दूसरे ही राउंड सम्मेलन में, ये जो दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसी में कांग्रेस से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये भाग लिया था। तो इस ये क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा भारतीय नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, अंबेडकर जी जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने किस में लिया था? दूसरे में लिया था। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तीसरा होगा। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट 29 है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 में जो पूना पैक्ट जो हुआ था यानी पूना समझौता हुआ था, उसका संबंध किससे था? तो उसका सीधा संबंध भारत में भारतीय दलित वर्ग से था। ये किससे था? तो भारतीय दलित वर्ग से ये पूना पैक्ट का, पूना समझौते का सीधा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था, तो पहले देख लेंगे कि क्रिप्स मिशन कब आया था। ये जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन कब आया दोस्तों? ये 1942 में आया। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था। ये ऑप्शन नंबर बी, यही उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसमें से कौन सा जो नेता है वो शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बी आर अम्बेडकर जी जो थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाकी ये महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ये चर्चिल जो था, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी कुछ तथ्य जान लेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 से 1944 तक चला था। 1942 से 1944 तक चला था। प्रधानमंत्री चर्चिल हो गए। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में एक महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या करो या मरो। तो ये सारे भी क्वेश्चन जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन से बनते हैं। तो हम लोग कोई भी ऐसा टॉपिक जो पॉइंट जो है जो बनते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहला तो ये सेशन इसका हो गया 1942 से 1944 के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। महात्मा जी ने प्रमुख नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये चर्चिल था। तो हमारे दोस्तों, हमारा पढ़ाने का जो तरीका है आप लोग को कैसा लग रहा है? और हमारा ये जो कंटेंट, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये काफी चुनिंदा क्वेश्चन है। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी चैनल पर आप लोगों को हमेशा जीके का डोज देते देते रहेंगे हम।
जीके का हमेशा एकदम बूस्टर डोज आप लोगों को मिलता रहेगा, और जीके के लिए आप लोगों को जीके, जीएस और करंट अफेयर इन सब चीजों के लिए ही जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी इस पर, इसी चैनल पर आप लोगों को मैथ रीजनिंग की क्लासेज भी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए वो क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ गया, एकदम बिल्कुल कम टू द पॉइंट। तो ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो ये अरुणा आसफ अली जी जो थी, ये महिला संगठनकर्ता के रूप में कौन से आंदोलन में थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ये भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में अरुणा आसिफ अली जी प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, कैबिनेट कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो था ये कब आया? ये 1946 में आया, ये हम लोग जान गए। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य। तो दोस्तों, पहला था सदस्य जो था वो ये पैट्रिक लॉरेंस, इसका पहला सदस्य थे। दूसरा थे क्रिप्स जो थे, क्रिप्स ये दूसरा सदस्य थे। तीसरा थे एबी एबी अलेक्जेंडर, तीसरा सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन जो नियुक्त किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की गई थी, तो इसमें 3 ये अंग्रेज सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर के द्वारा कैबिनेट मिशन बनकर भारत आया था। और ये कब आया? ये 1946 में आया। तो इसमें था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है, जो कि आगे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से कौन सा सदस्य जो है वो कैबिनेट मिशन का नहीं है। तो ये तीनों हम लोग पॉइंट याद रखे रहेंगे, तो ये पॉइंट हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो पैट्रिक लॉरेंस, ये क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आ गया, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, स्टम्बर्ट क्रिप्स जो थे ये थे, पैट्रिक लॉरेंस जो थे ये थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। ये सारे लोग थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम वुड। इसका पहला जो आंसर है विलियम वुड, ये सदस्य कैबिनेट मिशन का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत। ये माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो भारत और पाकिस्तान ये दो दो देश बने। भारत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया, और पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में अस्तित्व में आया। तो ये दो दोस्त बने थे, दो देश बने थे, ये जो माउंटबेटन योजना के तहत अपना देश भारत और पाकिस्तान जो दोनों अलग अलग हुआ। और ये 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए, यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? वो किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज की लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दिल्ली मुकदमे की पैरवी किनके द्वारा नहीं की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं की गई थी। तो आज का ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, और इसे लगभग जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उसको हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम और क्वेश्चन के एमसीक्यू के माध्यम से देख लिया। और आप लोगों को ये अगर सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।